तो हम लोग देख चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके रिलेटेड चीजें। अगर कोई चीज किसी एक सर्किल में घूम रहा है, ये कोई एक सर्किल में कोई चीज घूम रहा है, कोई पार्टिकल मास m का v स्पीड में घूम रहा है किसी एक सर्किल में जिसका रेडियस r है, तो सारे फॉर्मूला मुझे बता दें। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? फोर्स हो गया mv² बाई r और m ओमेगा स्क्वायर r। किस डायरेक्शन में होता है ये? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ऐसा होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। देखें हम लोग एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज v² बाई r और v के जगह अगर ओमेगा लिख देगा और बाई मास कर दो तो ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर r। ये किस डायरेक्शन में होता है? ये भी इसी डायरेक्शन में होता है। जी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये क्या होता है? ये भी mv² बाई r ही होता है। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, m ओमेगा स्क्वायर r होता है। लेकिन किस डायरेक्शन में होता है? डायरेक्टेड अवे। ऐसा ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। बस इतनी चीजों को काम में लगाते हुए हम लोग आज की कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और जब भी हम कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है उसका फोर्स एनालिसिस करना चाहेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम तो करना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं? सारा एक्सटर्नल फोर्स और उसके साथ साथ कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाते हैं, है ना। चलिए अब लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स। ए कार इज मूविंग इन ए सर्किल विथ एंगुलर वेलोसिटी 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या दिया है? सॉल्यूशन में दिया है कि कोई कार किसी एक सर्किल में जा रहा है जिसका एंगुलर वेलोसिटी है 4 रेडियन पर सेकेंड और एक्सीलरेशन क्या है कार का? 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है बताओ व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या आप नहीं बता सकते? कितना सिंपल तो है ना। क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर r और r हो गया a बाई ओमेगा स्क्वायर, नहीं a हो गया 80, ओमेगा स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, सो इट इज 5 मीटर। क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल है। अगला क्वेश्चन, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट स्पीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर कांस्टेंट। इनमें से कौन कौन कांस्टेंट है? कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है किसी एक सर्किल में, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, जब वो पार्टिकल यहाँ पर था तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर था तो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर था तो ऐसे जा रहा होगा। और आप जानते हो कि ऐसे जब घूमेगा वो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, सो दिस इज नॉट कांस्टेंट। क्या मोमेंटम कांस्टेंट है? मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी है। वेलोसिटी बदल रहा है तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट होगा? पूछा है कौन कौन कांस्टेंट है? मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं है। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन? आप हो गए हाँ, ये v स्पीड में जा रहा है, r है रेडियस, तो एक्सीलरेशन हुआ v² बाई r। क्या एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? बोलिए यस और नो, आपको क्या लग रहा है? एक्सीलरेशन कैसा होता है? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, है कि नहीं। तो जब वो पार्टिकल यहाँ पर था एक्सीलरेशन ऐसे था, यहाँ पर था एक्सीलरेशन ऐसे था, यहाँ पर था एक्सीलरेशन ऐसे था, अलग अलग जगह पे एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा था। एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज चेंजिंग, सो दिस इज आल्सो नॉट कांस्टेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट है? यस सर नो? यस सर। कैसे कांस्टेंट हुआ भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे होता है? परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी टुवर्ड्स द सेंटर। जब वो यहाँ पर था सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे था, यहाँ पर था सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे था। हो सकता है कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है mv² बाई r, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल रहा है, ये भी कांस्टेंट नहीं है।
नथिंग इज कांस्टेंट, इसमें से कोई भी कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? अगला, a half filled bucket of water was rotated in a vertical circle of radius r. Find what should be velocity at highest point such that no water falls out of it. कोई बकेट में आधा बकेट पानी भरे हुए हैं, अगर हम धीरे से इसे घुमा के लाएंगे वर्टिकल सर्किल में, मतलब ऐसा एक सर्किल, ये एक सर्किल हो गया वर्टिकल सर्किल, ऐसे घुमाएंगे तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सर्किल, ऐसे घुमाएंगे तो ये हो गया वर्टिकल सर्किल, है ना। तो वर्टिकल सर्किल में घुमाएंगे, आधा बकेट पानी लेके धीरे से इसे घुमाओ, क्या होगा, सारा पानी आपके ऊपर गिर जाएगा। लेकिन अगर जोर से इसे घुमा के ले आएंगे तो पानी नहीं गिरता है। तो पूछा है कि जब घुमाएंगे हाईएस्ट पॉइंट में, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में रहेगा उसका स्पीड कम से कम कितना होना चाहिए कि पानी नहीं गिरेगा, कितना होना चाहिए कि पानी नहीं गिरेगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब हुआ यूं कि मान लो कि इसमें आप एक बकेट लगाए हो, ये है वो बकेट, और इस बकेट में पानी है, और कैसे पानी है मान लो यहां तक, सपोज हियर इज सम वाटर, और आपने पानी को इसमें घुमा के लाया, क्या स्पीड में, v स्पीड में, r रेडियस की सर्किल में घुमा रहे हो, दिया है रेडियस इसका r है, कैसे घुमा रहे हो, ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो, ऐसे, है ना। बोला यहाँ पर इसका स्पीड क्या होना चाहिए कि पानी नहीं गिरेगा। बड़ा अजीब सा चीज है, क्यों नहीं गिरेगा पानी, जब पानी का वेट है तो उसको गिरना चाहिए। चलिए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वाटर एट हाईएस्ट पॉइंट। अब ये हो गया पानी, चलो ये हो गया बकेट, एक्सक्यूज मी, ये हो गया बकेट, और ये है बकेट आधा भरा हुआ है, ये बकेट आधा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा गाढ़ा पानी, थोड़ा पानी को लाइट कर देते हैं, ब्लू ब्लू, यस। अब ये पानी नहीं गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, चलो सोचते हैं इस पानी के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है उसका वेट mg, और क्योंकि आप इसको किसी एक सर्किल में घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे उसके पास वेलोसिटी है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखाते हैं। तो पानी के ऊपर क्या फोर्स आ रहा है, एक तो हुआ mg, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि वो घूम रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पानी के जो मास m है इसके ऊपर कौन से डायरेक्शन में आएगा, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन दिस मास विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड, वेरी करेक्ट। तो इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दी सेंटर। तो सेंटर हुआ ये, आप ऐसे घुमा रहे हो तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ऐसे, कितना है, वो mv²/r है। हाँ ये मालूम, ये पानी नहीं गिरेगा, मतलब mv²/r अगर mg को कैंसिल कर देगा तो क्यों गिरेगा, नहीं। सो क्या लिखेंगे, फॉर नॉट फॉलिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट mv²/r mg के बराबर होना जरूरी है। तो v क्या होना चाहिए, m तो कैंसिल हो गया, √rg। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, √rg। उतना वेलोसिटी में या उससे ज्यादा वेलोसिटी में करो, उससे ज्यादा वेलोसिटी में करोगे तो mv²/r और भी ज्यादा हो जाएगा, और भी जोर से खींचेगा, पानी गिरेगा नहीं। इतना हो जाएगा तो ये पानी का वेट को कैंसिल कर देगा, द वाटर विल नॉट फॉल। सो व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, √rg। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल वाले बड़े मजे लेके पूछते हैं, जिनको समझ में आ गया वो कर लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया वो पानी पानी हो जाते हैं। ठीक है, मर्जी आपका। ठीक, नेक्स्ट, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट सारे बुक में आपको मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एंट्रांसेस में तो इतने बार आ चुका है कि आजकल नहीं आ रहा है, इतने बार आ चुका है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द पेंडुलम ऑफ मास m इज कनेक्टेड एट a। एक पेंडुलम है जिसका मास m है, वो a पॉइंट में उसका थ्रेड कनेक्टेड है। ठीक है भाई, कनेक्टेड है।
इट वॉज रिलीज फ्रॉम द पोजिशन शोन, इस पोजिशन से छोड़ दिया गया तो ये ऐसे घूम के आएगा ऐसे। अच्छा, फाइंड टेंशन इन थ्रेड व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल, जब वो ऐसे वर्टिकल हो गया तो थ्रेड में टेंशन क्या है, ये हो गया क्वेश्चन। और मैं जानता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपकी मदद लेके इसको करूंगा ताकि यू इन्वॉल्व योरसेल्फ। तो अभी चलो पहले हम देखेंगे कि टेंशन पता करना है लोएस्ट पॉइंट में टेंशन पता करना है। पहले समझते हैं फिर करेंगे। तो फोर्सेस दिखाना पड़ेगा, एक टेंशन T रहेगा, एक उसका एक वेट रहेगा mg, और क्या फोर्स रहेगा, क्योंकि ऐसे घूम के आ रहा है, जब इधर से जा रहा होगा उसके पास कुछ स्पीड भी तो होगा। और ये थ्रेड जो है कितना लंबा तो दिया नहीं है, अस्यूम द लेंथ इज L, सपोज लेंथ L है। अगर लेंथ L है, ये जब इधर से घूम के ऐसे आएगा तो इट इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस L। तो फ्री बॉडी डायग्राम में सारा एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ हमें सूडो फोर्स दिखाना चाहिए, इनर्शिया फोर्स दिखाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब ये लोएस्ट पॉइंट में है, एट लोएस्ट पॉइंट, इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो किधर को होगा, बोलो, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड? Centrifugal force directed away from the center, it will be towards down, कुछ ऐसे रहेगा, है ना। कितना फोर्स रहेगा, वो mv²r होता है। अच्छा, mv²r होता है ना, हमें v मालूम है ना मुझे r मालूम है, r भी तो दिया नहीं है। एनीवे r की जगह हम लिखेंगे l। मतलब अगर हमें टेंशन यहाँ पे पता करना है, किसी तरह से मुझे अपना mv²l निकालने की कोशिश कर लेना चाहिए, ये मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। समझ में आया? तो हमारा सारा मेहनत अभी रहेगा कहाँ पे, हमें v और l मालूम नहीं है, किसी तरह से अगर mv²l मिल गया तो टेंशन क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, टेंशन विल बी mg प्लस mv²l। मतलब सारा जो खेल है mv²l की इर्द गिर्द घूम रहा है। अच्छा, तो चलिए mv²l निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस गो टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जब ये पेंडुलम यहां से इस पोजीशन में आया, मान लेते हैं कि थ्रेड का लेंथ L है, अब वो यहां से यहां तक आया, पोजीशन A से पोजीशन B तक आया फॉर A टू B मोशन। हमें क्या चाहिए, mv²l, उसमें टॉर्क आ रहा है mv²। हाँ, वो mv², हाफ mv² क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। क्या हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा तो mv² मिल जाएगा। तो जब वो यहाँ से गिरा A टू B मोशन में, इसका पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, नीचे आया है, पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है। काइनेटिक एनर्जी पहले कुछ नहीं था, अब यहाँ पर आते आते उसके पास कुछ वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है। तो आप क्या कहोगे, A टू B मोशन में गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बात समझ में आया? अब आपको बताना, पहले उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, जब वो यहां पर आया, मान लेते हैं कि उसका स्पीड भी है सपोज, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, हाफ mv²। अब है, पहले क्या था, पहले कुछ नहीं था, वहां से गिरा था। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, कोई एक मास m कितना नीचे आया है, L नीचे आया है, L दिया नहीं है, L इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, मैं अस्यूम कर लिया हूं कि L इज द लेंथ ऑफ द थ्रेड। तो कितना नीचे आया है, L नीचे आया है, तो जो L नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो जाएगा, mgl। h ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाता है mgh, नीचे आएगा तो लॉस हो जाएगा। कितना लॉस हो गया, mgl। हाँ ठीक है, यहां से पता चला हमें v निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें तो mv²l चाहिए था भाई। देखो तो आप कहोगे l को इधर ले आओ और एक स्टेप लिख लेता हूं, आप कहोगे इससे मिला हाफ mv² इज इक्वल टू mgl। और हमें ना m से मतलब है, ना v से मतलब है, ना v² से मतलब है, हमें तो mv²l चाहिए। mv²l क्या हो गया, l को इधर ले आओ, 2 को इधर ले लो, इट इज 2mg। क्या बातें समझ में आया? हाँ देखो,
फ्री बॉडी डायग्राम एट लोएस्ट पॉइंट। ये बॉब का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं उसके ऊपर। एक तो है टेंशन, दूसरा है mg, और क्योंकि ये इधर जा रहा है v स्पीड में, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना चाहिए जो होगा mg²/L। लोएस्ट पॉइंट में अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो मिलेगा सिग्मा Fy = 0, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। In the free body diagram, in addition to the external forces, we have shown the pseudo force, the centrifugal force. We can apply all conditions of equilibrium. है? तो आप क्या कहोगे? T = कितना हो गया? mg plus mv²/L। ऊपर वाला फोर्स = नीचे वाला फोर्स। लेकिन mv²/L कितना है? 2mg। 2mg plus mg क्या हो गया? 3mg। देखा? सो टेंशन हो जाएगा 3 times the weight। क्या बातें समझ में आ रहा है? कुछ भी डाटा नहीं दिया था, खाली m दिया था, आंसर आया 3mg, खत्म। बाकी सब तो हम अस्यूम किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। A car moves with constant speed along the track as shown. At which position normal reaction on car is maximum? ये कार कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, इसका स्पीड कांस्टेंट है, ऐसे 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 आया। ए बी सी में से कौन सा पोजीशन में आप कहोगे कि उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा है? देखो, जब आप कार हो या बाइक हो, सबको चला रहे हो, है ना, तो जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आता है, शॉक ऑब्जर्वर दब जाता है ना। जैसे मान लो कि कहीं सडनली आपके ऊपर ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन आ गया तो आप शॉक ऑब्जर्वर दब जाता है इसके ऊपर, मतलब वेट ज्यादा हो गया तो शॉक ऑब्जर्वर दब जाता है। सोचो तो आप बाइक लेके जा रहे हो, कहां पर आपका शॉक ऑब्जर्वर सबसे ज्यादा धुक करके दब जाएगा? ए में कि बी में कि सी में? फील करो, ए बी सी कौन सा? देखो, ये बहुत बड़ा सा गड्ढा है, ये ऊपर से गया, और ये छोटा सा गड्ढा है। जिनको सी लग रहा है उनको सही आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। देखो देखो, सोचते हैं, हमें नॉर्मल रिएक्शन पता करना है। एट ए में ये है रास्ता, बड़ा सा दिख रहा है आपको कि एक पॉइंट ए, ये जो रेडियस है, रेडियस ज्यादा दिख रहा है, और बी में सी में रेडियस छोटा दिख रहा है कि नहीं? अच्छा, जब वो इधर से जा रहा होगा, आप कहोगे इसके ऊपर वेट आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा जिसको आप कहोगे N एट ए, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा होगा। जब वो पॉइंट ए से गुजर रहा होगा, क्या बता सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड? अवे फ्रॉम द सेंटर। जब वो इधर से जा रहा है, इस सर्किल का सेंटर तो इधर कहीं है, तो नीचे की तरफ होगा, है कि नहीं? कितना होगा? क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है, mv², कॉल इट RA। समझ में आया? तो मिला नॉर्मल रिएक्शन एट ए इज mg प्लस mv²/r रेडियस एट ए। सिमिलरली क्या आप बता सकते हो n एट सी क्या होगा? इसमें जैसे हुआ इसमें भी वही होगा। क्या हो जाएगा? mg प्लस mv²/r एट सी। सी में रेडियस कम दिख रहा है, छोटा सा सर्किल है, यहाँ पर बड़ा सा सर्किल है, ये बड़ा सा सर्किल हुआ, और वो बड़ा तो ऐसे हुआ है, छोटा सा सर्किल है। क्या बात समझ में आया? अब बी में पता करना है, ये हो गया एट सी, ठीक है। एट बी, एट बी, बी कैसा है? बी ऐसा है, बी पॉइंट यहाँ पे, कार इधर से जा रहा है। अब जब कार इधर से जा रहा है, फोर्सेस क्या क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन है और एक mg है, बाकी रह गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
क्या कोई बताएगा बी से जाते हुए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अवे फ्रॉम द सेंटर, अपवर्ड। यू आर वेरी करेक्ट। तो ये कुछ ऐसे होगा, कार तो कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, इट इज mv² बाय r एट बी। बी में क्या है मालूम नहीं है, जो भी है। तो एट बी आपको क्या मिलेगा? n एट बी प्लस mv² बाई r एट बी इज इक्वल टू mg। लेकिन हमें n एट बी में इंटरेस्ट है, तो ये हो गया mg माइनस mv² बाई r एट बी। हो गया। अब एक एक करके सारी चीजों को लिखते हैं। n एट a क्या था? mg प्लस, देखो प्लस था, यस इट वाज प्लस mv² बाई r a। it is mv² by ra। n at b क्या था? mg माइनस mv² by rb। n at c क्या था? mg प्लस mv² by rc। ये सब चीजें मालूम है, और इसमें से हमें ये भी मालूम है कि r at a is more than r at c। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन? n at a, n at b, n at c। ये दोनों mg प्लस समथिंग है और ये mg माइनस समथिंग है, तो सबसे छोटा कौन हुआ? n at b सबसे छोटा। सो n at b इज लेस देन। बाकी रह गया n at a एंड n at c, नॉर्मल रिएक्शन एट a एंड नॉर्मल रिएक्शन एट c। नॉर्मल रिएक्शन एट a और नॉर्मल रिएक्शन एट c को ध्यान से देखो, दोनों में mg है। ये mv² भी ra है, ये mv² भी rc है। ra अगर बड़ा है तो ये क्वांटिटी भी तो छोटा है। ra बड़ा हो जाएगा तो क्वांटिटी छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इससे थोड़ा सा बड़ा है n एट a, इससे थोड़ा सा बड़ा है n एट c। सबसे ज्यादा कौन? नॉर्मल रिएक्शन एट c। क्या बात समझ में आया? यस। अगला क्वेश्चन देखें। ये केस स्टडी था, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग लिखने वाले हैं। ये क्या है? कोनिकल पेंडुलम इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। पहले हम बता देते हैं कि कोनिकल पेंडुलम होता क्या है। आप नॉर्मल पेंडुलम देखे होगे, कोई पेंडुलम ऐसे रहता है, इसको धक्का दे दो, ऐसे ऐसे सुई 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 घूमता रहता है। कोनिकल पेंडुलम में क्या है कि ये भी ऐसे ही पेंडुलम है, इसको पकड़ो, साइड में खींचो और ऐसे फेंक दो। फेंक दोगे तो ऐसे गोल 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 घूमेगा, है ना? ऐसे गोल गोल घूमेगा तो उसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। जब ये गोल गोल घूमता है तो इसको कोनिकल पेंडुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो थ्रेड है वो एक कोन बना रहा है, देखो कोन बना रहा है कि नहीं? तो इसलिए इसको कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, फिगर में दिया हुआ है। इसके रिलेटेड कुछ चीजें हम निकालना चाहते हैं, ठीक है? चलिए पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग। ये केस स्टडी है, इसमें से कुछ फॉर्मूले निकलेंगे, आप याद रख लो तो अच्छी बात है, एंट्रेंस में आएगा। पहला हुआ, इसका एक अपना वेट होगा। यस सर, वेट तो है, ये हो गया वेट, ठीक है। और क्या है? इसमें एक टेंशन आएगा, हाँ ये भी तो है, थ्रेड है तो इसमें एक टेंशन आएगा, ये हो गया वेट। और क्या है? और ये है कि ये घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट सी, सर्किल में घूम रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। जब वो बॉब इस पोजीशन में है, ये घूम रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड में, उसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो होगा m ओमेगा स्क्वायर r। हाँ ये तो मालूम है, लेकिन किधर को होगा, किस डायरेक्शन में? इट विल बी टुवर्ड्स सी और अवे फ्रॉम सी? अवे फ्रॉम सी, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया कुछ ऐसा, ये हो गया m ओमेगा स्क्वायर r, r दिया हुआ है रेडियस। ये सब कहानी हमें समझ में आ गया। ये है बॉब जिसका मास m है। थोड़ा मैं यहाँ पे इसको ऐसा लेता हूं, मेरा y एक्सिस, और यहाँ पर फिगर में थीटा दिया है तो इस एंगल को भी थीटा मान लेता हूँ। चलिए इसके रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम डेवलप करते हैं। वी हैव ड्रॉन दी फ्री बॉडी डायग्राम। इन दिस फ्री बॉडी डायग्राम डिफरेंट पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट ए,
आप कहोगे कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब इधर का फोर्स बराबर होगा। अगर ये टेंशन T है, T का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा। तो आप कहोगे T sin थीटा इधर को है m ओमेगा स्क्वायर r की बराबर है। हाँ, ये समझ में आया, अच्छा। सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर वाला फोर्स नीचे की तरफ बराबर होगा। टी का ऊपर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा, नीचे क्या है? mg, है ना, ये मिल गया। तीसरा, ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आ गया। अगर हम डिवाइड कर देते हैं क्या मिलेगा बताओ? टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, क्या मिला इधर? m ओमेगा स्क्वायर r बाय mg, तो ये m को खा गया, इट इज ओमेगा स्क्वायर r बाय g। नहीं, थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप में लिखे तो बढ़िया रहेगा। ये हो गया आपका t sin थीटा बाई t cos थीटा, t कैंसिल हो गया, क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r बाई g। हाँ, और क्या मिला? हम देखेंगे कि ये फिगर में व्हाट इज tan थीटा। अगर इस फिगर को हम ध्यान से देखेंगे, ये हाइट को दिया गया है h, ये कौन सा हाइट है? h, ये हाइट है h हाइट से झुलाया गया है। h क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ सर्किल। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ सर्किल के बीच में डिस्टेंस h है। अगर ये h है तो tan थीटा क्या होगा? देखो तो tan थीटा इज r बाई h। हाँ, मिल गया, tan थीटा इज r बाई h। अब लास्टली मिला फ्रॉम इक्वेशन C एंड D, क्या मिला? ये tan थीटा हो गया r बाई h और उधर tan थीटा क्या हो गया था? ओमेगा स्क्वायर r बाई g। तो डालो तो मिला हमें ओमेगा स्क्वायर r बाई g इज इक्वल टू r बाई h। सब कुछ कैंसिल हो गया भैया, ओमेगा इज g बाई h का रूट ओवर। कितना सिंपल है। मतलब अगर कोई कोनिकल पेंडुलम घूम रहा है, सिर्फ आपको h क्या है मालूम है, तो आप उसका एंगुलर वेलोसिटी बता सकते हो, है कि नहीं? From the knowledge of h you can find out the angular velocity. From the knowledge of h you can find out the angular velocity. Omega is g by h. कभी कभार ये डेरिवेशन करने के लिए वो कह देते हैं, तो आप इसको कर सकते हो। कभी कभार क्या करते हैं ना वो लोग, ये लेंथ को l दे देते हैं, ये थ्रेड का लेंथ l है और ये एंगल थीटा h नहीं देते हैं, तो h निकाल सकते हैं, l cos थीटा, h को हम l cos थीटा करके कर सकते हैं। तो बस आपको बचाने के लिए कोई केसेस में ऐसा अगर दे दिया है कि कोई थ्रेड है लेंथ l का, वो किसी एक पेंडुलम को किसी एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में कोनिकल पेंडुलम की तरह घुमा रहा है और ये एंगल है थीटा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ g बाई h। h की जगह क्या लिखेंगे? h इज दिस, और h क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो तो इट इज l cos थीटा। तो ये किसी भी दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ l cos थीटा के ऊपर। डिपेंड्स ओनली ऑन l cos थीटा। क्या बात समझ में आया? सपोज मैं आपको बस घुमाने के लिए एक क्वेश्चन देता हूं। यहां पर हुआ यूं है कि दो पार्टिकल कोनिकल पेंडुलम की तरह घूम रहे हैं। ये दो अलग अलग पार्टिकल है, दे आर मूविंग एज कोनिकल पेंडुलम। दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल में घूम रहे हैं। कोई यहां से घूम रहा है ऐसे, और कोई यहाँ पे है वो ऐसे घूम रहा है। ये ओमेगा 1 स्पीड में घूम रहा है और ये ओमेगा 2 स्पीड में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू ए कॉमन पॉइंट। सपोज दे आर कनेक्टेड टू ए कॉमन पॉइंट समवेयर हियर। ये कनेक्टेड है ऐसे
और ये कनेक्टेड है ऐसे। नाउ दे आर मूविंग इन द सर्किल, एक ऐसे घूम रहा है और दूसरा ऐसे घूम रहा है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल में, दोनों का सेंटर बराबर है। क्या बता सकते हो ओमेगा 1 बाई और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में से बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? ओमेगा 1 इज, हम जानते हैं ओमेगा इज रूट ओवर ऑफ जी बाई एच। अच्छा, ये वाला पार्टिकल के लिए एच ज्यादा है कि ये वाला पार्टिकल के लिए एच ज्यादा है? अरे एच तो दोनों के लिए बराबर है, सेंटर से डिस्टेंस इसका और सेंटर से डिस्टेंस इसका दोनों का बराबर है। तो आप क्या कहोगे? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2, चाहे उनका मास कुछ भी हो, थ्रेड का लेंथ कुछ भी हो, अलग अलग थ्रेड लेंथ है ना, मास मान लो अलग अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बिकॉज दोनों के लिए एच बराबर है। आया समझ में? यस। चलिए अगला देखते हैं, मोशन इन वर्टिकल सर्किल। कोई चीज वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, कोई पेंडुलम को हम वर्टिकल सर्किल में घुमाने वाले हैं। ऐसा ये पेंडुलम है, इसको हम एक वर्टिकल सर्किल में घुमाने वाले हैं और ये पेंडुलम का मास मान लो कुछ m दिया हुआ है, ये थ्रेड लेंथ l दिया हुआ है और रेडियस इसका r दिया हुआ है, ये घूमने वाला है। जब ये किसी एक वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, हमें पता ये करना है कि इसकी वेलोसिटी हर जगह क्या क्या होगा, हमें पता करना है। जस्ट ए मिनट। ये कोई एक चीज है जो वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, चलो मानते हैं कि इसका मास m है। ए पेंडुलम is rotated in a vertical circle of radius r, कैपिटल आर दिए। ये हो गया केस। बात समझ में आया? हमें क्या पता करना है इसमें, निकालना क्या चाहते हैं? निकालना चाहते हैं कि कितने जोर से धक्का देंगे। मान लो कोई पेंडुलम झूल रहा है, धीरे से धक्का देंगे क्रुक 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 करेगा, थोड़ा जोर धक्का देंगे और ऊपर तक जाएगा क्रुक क्रुक करेगा, बहुत जोर से धक्का देंगे तो घूम के आ जाएगा। तो कम से कम कितना वेलोसिटी देना चाहिए कि ये घूम के आ जाएगा? कम से कम वेलोसिटी। बहुत ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो घूम के आएगा पक्का है। मिनिमम वेलोसिटी क्या देना है? व्हाट मिनिमम वेलोसिटी मस्ट बी गिवन हियर सो दैट इट विल कम लाइक दिस। अगर जो मिनिमम वेलोसिटी है उससे कम वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा? वो ऐसे जाएगा ऐसे आएगा, और ज्यादा देंगे तो ऐसे ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे आएगा, थोड़ा और ज्यादा वेलोसिटी देंगे हो सकता है ऐसे जाएगा और यहाँ पर आके गिर जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट में नहीं गिरना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट में नहीं गिरने का कंडीशन हम लोग एक बकेट पानी लेके एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके लिए दोबारा यहाँ पे कर लूंगा। पहला हुआ मिनिमम वेलोसिटी required at highest point is v। हाईएस्ट पॉइंट में इसका क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि नहीं गिरेगा? मतलब अगर कम से कम v वेलोसिटी हो गया तो घूम के आ जाएगा, उससे कम होगा तो गिर जाएगा। तो यहां पर कम से कम क्या वेलोसिटी होना चाहिए कि ये पेंडुलम नहीं गिरेगा? ये पेंडुलम नहीं गिरेगा। ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी की बात चल रहा है। मतलब वेलोसिटी अगर v में जाएगा तो ये नहीं गिरेगा, v से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो गिर जाएगा। ठीक है, मतलब जस्ट गिरने की कगार पे है और लेकिन गिर नहीं रहा है और पार हो गया। तो एट हाईएस्ट पॉइंट अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे? एक दिखाएंगे उसके ऊपर आ रहा है वेट,
एक आ रहा है टेंशन, हाइट पॉइंट में भी तो टेंशन होगा थ्रेड, और क्योंकि वो ऐसे घूम के आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना है, और ये आर रेडियस की सर्किल में घूम रहा है, स्पीड इसका भी है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया mv²/r, है ना। और ये v क्या, मिनिमम वेलोसिटी, उससे कम वेलोसिटी होगा तो गिर जाएगा, मतलब अभी जस्ट गिरने वाला था, जस्ट गिरने वाला था, जस्ट गिरने वाला था, अगर गिरता तो ये थ्रेड जो है लूज हो जाता, मतलब थ्रेड जस्ट लूज होने वाला है, थ्रेड लूज होने वाला है तो उसमें टेंशन होगा क्या, नहीं, है ना। तो क्या लिखेंगे, एट हाइट पॉइंट फ्री बॉडी डायग्राम इज शोन, एट मिनिमम भी टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि जस्ट गिरने वाला है। क्या ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि जस्ट गिरने वाला है, एट मिनिमम वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, मिनिमम वेलोसिटी की बात चल रहा है, मतलब वेलोसिटी और थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो गिर जाएगा, मतलब ये जस्ट गिरने वाला था और बाल बाल बच गया, समझ में आ रहा है, बाल बाल बच गया, शायद समझ में आ रहा होगा, मतलब ये थ्रेड लूज होने से जस्ट पहले ये पार हो गया, मतलब थ्रेड जस्ट लूज हो गया था। कोई लूज थ्रेड में टेंशन कहाँ होगा, खींच के रखेंगे तभी ना टेंशन होगा, लूज थ्रेड है तो टेंशन हो गया 0। तो इससे क्या पता चला, पता चला mv²/r, ये फिगर को मैं दूसरी जगह ले लेता हूं, हाँ, तो आप क्या कहोगे, mv²/r ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ t प्लस mg, जबकि t है 0, t 0 हो रहा है, क्यों, समझ में आ रहा है क्या, भले बताओ, आर एबल टू फील कि t 0 होगा, t अगर 0 हो गया तो v का वैल्यू क्या मिला, m को खा गया, मिला √r g, तो हाइट पॉइंट में क्या वेलोसिटी होना चाहिए, कम से कम वेलोसिटी √r g, ठीक है। तो हम क्या देखें, कोई चीज वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट हाईएस्ट पॉइंट इज v एंड दैट v इज √r g, ये हो गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। If something is moving in a vertical circle, what should be the minimum velocity at the highest point? You said is v²/rg. हाँ, a pendulum is rotating, not something. A pendulum is rotating in a vertical circle. Then the velocity, minimum velocity at the highest point is √rg. Direct क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे, आप इसको फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला, लेकिन हमें पता करना है what should be the minimum velocity at the lowest point. ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट बीपी में, मिनिमम वेलोसिटी required at lowest point, minimum velocity required at lowest point is equal to u, assume कर लेते हैं, let it is u, lowest point में कम से कम वेलोसिटी u होना चाहिए, हमें पता ये करना है कि u कितना है। अब सोचो कि यहाँ पर कोई पेंडुलम था, आप इसको कम से कम कितना वेलोसिटी दोगे कि ये घूम के आ जाएगा, ऐसे घूम के आ जाएगा, और जब घूम के आ जाएगा यहाँ पर उसका वेलोसिटी कम से कम वेलोसिटी दोगे तो यहाँ पर कम से कम वेलोसिटी मिलेगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी दोगे उतना ज्यादा वेलोसिटी मिलेगा। फॉर मिनिमम u जब मिनिमम है यहाँ पर v क्या होगा, √rg, है कि नहीं, क्योंकि u क्या है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, अंडरस्टैंडिंग, u पता करना है। तो चलिए सोचते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी होना चाहिए √rg, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट लोएस्ट पॉइंट इज √rg, इज u, ओ u हमें पता करना है। अच्छा, तो चलिए सोचते हैं कि जब ये a से b तक जाएगा, फॉर a टू b मोशन, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा कि लॉस होगा,
उसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। तो आप कहोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अच्छा, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? ये ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। इट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। हम यू स्पीड में फेंके हैं और ऐसे फेंके हैं कि यहां पर पहुंचते पहुंचते उसका स्पीड बन गया है भी, तो क्या आप बता सकते हो कितना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी? लॉस हुआ, अच्छा हम फेंके थे हाफ एम यू स्क्वायर में और बी तक पहुंचते पहुंचते ये हो गया था हाफ एम वी स्क्वायर, बाकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया था। हम फेंके हाफ एम यू स्क्वायर में और ऊपर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी हो गया है हाफ एम वी स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पता चल गया। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वो तो डिपेंड करता है कि कितना ऊपर गया, कौन? मास एम। क्या बता सकते हो ए टू बी जाने में ये कितना ऊपर गया है? अगर ये आर है तो ये भी तो आर है, कितना ऊपर गया है? 2r। सो यू से इट इज एम जी एच, एच मतलब 2r। क्या बात समझ में आया? हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, यू पता करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ यू। अच्छा, तो थोड़ा ये स्टेटमेंट को हम और आगे ले लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हम हाफ एम यूज कर पता करना चाहते हैं और हमें मालूम है कि v क्या था? v था रूट ओवर ऑफ आर जी, तो फिर v स्क्वायर क्या था? आर जी। सो इट इज हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr। ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर की इधर ले लो, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर की जगह रूट ओवर ऑफ आर जी का स्क्वायर, तो क्या बन गया ये? हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2mgr प्लस हाफ mgr। 2 को मल्टीप्लाई करो, m तो दोनों तरफ है, बेकार के लिख लिख के समय जा रहा है, m को काटो, कैंसिल करो, क्या मिला? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को इधर मल्टीप्लाई करो 4gr और ये 1/2, 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 गया, इट इज gr। सो इट इज इक्वल टू 5gr। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ u? रूट ओवर ऑफ 5gr। इतना वेलोसिटी अगर हम दे देंगे ये वर्टिकल सर्किल में घूमते रहेगा। क्या बातें समझ में आया? ये नहीं, ये वर्टिकल सर्किल में घूमते आएगा। कैसे क्वेश्चन आएंगे? लेट अस सी। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, पेंडुलम is suspended by a thread of radius 5 meter. It was given a velocity u, horizontal velocity लिख लेते हैं, given a horizontal velocity u at lowest point. Angular velocity u at the lowest point, for which value of u the pendulum moves in a vertical
सर्किल ऐसा दिया है। व्हिच वैल्यू ऑफ यू, नीचे ऑप्शन दिया है, ए u इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, बी u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, सी u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, डी नन ऑफ दीज। क्या बातें समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया क्या? u का क्या वैल्यू होने से ये वर्टिकल सर्किल में घूमेगा, आपको पता करना है। नीचे दिए हुए कौन सा वैल्यू के लिए ये वर्टिकल सर्किल में घूमेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका। क्या दिया? ए पेंडुलम इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ रेडियस लिख दिया हूं गलती से, थ्रेड ऑफ लेंथ 5 मीटर। कोई एक पेंडुलम है जिसका थ्रेड का लेंथ है 5 मीटर और उसमें से एक बॉब झूल रहा है और आपको पता ये करना है कि लोएस्ट पॉइंट में इनमें से कौन सा वेलोसिटी देने से वो गोल गोल शक्तिमान की तरह घूमते रहेगा। चलिए पहले देखते हैं। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, एट लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू यू। क्या था? लोएस्ट पॉइंट में क्या वेलोसिटी की जरूरत होता है? रूट ओवर 5g। 5 तो 5 है, g तो g है, r दिया हुआ है कितना? 5 मीटर दिया है ना। r कितना दिया है? 5 मीटर। r को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 2 मीटर कर देते हैं। ठीक, r दिया है 2 मीटर, बिकॉज r दिया हुआ है 2 मीटर। ये पेंडुलम 2 मीटर की थ्रेड से झूल रहा है। जब ये घूमेगा तो उसका सर्किल का रेडियस भी 2 मीटर ही होगा। तो कितना हो गया? g को 10 ले लो, 2 इंटू 5 इज 10, 10 इंटू 10 इज 100, 100 का रूट ओवर 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब 10 मीटर पर सेकेंड अगर यहां पर आप दोगे तो ये कैसे घूमेगा? वर्टिकल सर्किल में घूमेगा। ठीक है, तो लोएस्ट पॉइंट में 8 मीटर पर सेकेंड देंगे तो वर्टिकल सर्किल में घूमेगा क्या? क्योंकि कम से कम 10 मीटर पर सेकेंड चाहिए, इसमें नहीं घूमेगा। 6 मीटर पर सेकेंड देंगे, नहीं घूमेगा। 12 मीटर पर सेकेंड देंगे, हाँ मिनिमम 10 देना है, 12 देने से घूमेगा। सही आंसर हो गया सी। क्या बात समझ में आया? यस, ठीक है। तो ये होगी आपका मोशन इन वर्टिकल सर्किल रिलेटेड क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सपोज हम कहेंगे कि यहां से ये कोई एक हुक है ऐसा, अब यहां से कोई चीज फिसल के आएगा। ये कोई एक मास है जो यहां से फिसल के आएगा और दिया गया कि ये जो एक वर्टिकल सर्कुलर हुक है वो फिसलेगा तो स्विंग करके इसके अंदर से इसे होते हुए आएगा। और पता ये करना है और दिया हुआ है कि इसका रेडियस है समथिंग लाइक 4 मीटर। ये रेडियस दिया है 4 मीटर का। ये हाइट दिया हुआ है h। कोई पार्टिकल को यहां से छोड़ दिए, पूछा है h का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए कि आएगा तो ये घूम के इधर से पार हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h, व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ h। ये आएगा ऐसे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा और घूमते रह जाएगा। इट विल गो कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस। इसके अंदर वो घूमते रह जाएगा। ठीक है, इन फिगर शोन find minimum value of h, find minimum
value of h for which the block sliding from A keeps moving in the vertical circular हुप, ये हुप है, ये हुप के अंदर घूमते रह जाएगा। एच का वैल्यू कम से कम कितना होना चाहिए? क्या मालूम कितना होना चाहिए? हमें इतना मालूम है कि जब तक ये आएगा उसके पास मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए? यहाँ पर u होना चाहिए कितना? √5gr है कि नहीं? अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बी, वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट बी इज इक्वल टू √5gr, और ये वैल्यू तो दिया हुआ है 5gr, मतलब r दिया है 4, है कि नहीं? तो कितना हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 5g के जगह लिखेंगे 10, r की जगह लिखेंगे 4, इट इज कमिंग आउट टू बी 200 √r इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो जब वो b के पास पहुंचेगा तब उसके पास कम से कम स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड होना जरूरी है। अब a टू b मोशन में देखो, a टू b मोशन में जब वो चीज यहां से यहां पर आया तो कितना नीचे आया? h नीचे आया, और कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन किया, तो आप कहोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस किया? h नीचे आया, और कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया? वहीं से छोड़े a से चलते बना आके नीचे पहुंचते पहुंचते इतना वेलोसिटी उसका होना जरूरी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा? हाफ m 10/10√2 का स्क्वायर। यस, m तो गया, g को 10 ले लो, 10h इज इक्वल टू ये हो गया 10√2 का स्क्वायर हो गया 200, 200/2 हो गया 100, तो h क्या होना चाहिए? 10 मीटर। तो अगर इसका हाइट 10 मीटर होगा, तो अगर ये हाइट कम से कम 10 मीटर होगा तो यहां से फिसलता हुआ हर एक चीज गोल गोल घूमते रहेगा। 10 से ज्यादा हुआ तब भी घूमेगा, लेकिन कम से कम 10 होना जरूरी है। क्या बात समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m, और पार्टिकल की जगह लिखेंगे पेंडुलम। पेंडुलम of mass m was given minimum velocity at lowest point such that it moves in a vertical circle. Find tension at highest position, tension at lowest position, tension at lowest position। दोनों ही केस में हमें पता करना है टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन में और हाईएस्ट पोजीशन में। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। पेंडुलम ऑफ मास m was given a minimum velocity at lowest point so that it moves in a vertical circle। मिनिमम वेलोसिटी दिया गया है। कोई पेंडुलम ऐसे झूल रहा था, अब इस पेंडुलम को आपने मिनिमम वेलोसिटी दिया लोएस्ट पॉइंट में, तो ये है पेंडुलम आपका, ये लोएस्ट पॉइंट में हम मिनिमम वेलोसिटी दिए। लोएस्ट पॉइंट में अगर मिनिमम वेलोसिटी दिए तो क्या वेलोसिटी दिए? √5
जी आर, लेकिन दिया तो नहीं है आर कितना, जो भी है सपोज ये आर है। तो ये गोल गोल घूमने लगा और पूछा कि बताओ कि हाईएस्ट पोजीशन में टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन में टेंशन क्या होगा। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस, यू कैन सी ये हो गया सर्किल, जिस सर्किल में ये घूम रहा है। हाँ, तो हाईएस्ट पोजीशन में जब होगा तब उसका टेंशन क्या होगा, लोएस्ट पोजीशन में जब होगा तब उसका टेंशन क्या होगा। इस पोजीशन में और इस पोजीशन में टेंशन क्या होगा हमें पता करना है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ, दोनों पोजीशन में मुझे टेंशन पता करना है। कौन सा पोजीशन में, इस पोजीशन में और इस पोजीशन में। T1 और T2 पता करना है। दिया है, पहले दिया है हाइट पोजीशन, तो इसको कहते हैं T2, T1 कहते हैं। ये T1 पता करना है और T2 भी पता करना है। और आपको मालूम है कि अगर यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी दिया गया है तो हाइट पोजीशन में टेंशन क्या होता है, अरे वो तो बाल बाल निकल जाता है इधर से, है ही नहीं, जस्ट गिरने वाला होता है। तो आप कहोगे फॉर मिनिमम यू T1 इज 0। यहां पर टेंशन कहां, एट हाइस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाइस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाइस्ट पॉइंट इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग किए थे, क्योंकि थ्रेड जस्ट स्लैक होने वाला होगा, जस्ट लूज होने वाला होगा और निकल जाएगा, मतलब टेंशन होगा 0 हाइस्ट पॉइंट में। लोएस्ट पॉइंट में टेंशन क्या होगा, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट। अब आप बता सकते हो इज T2। सोचो तो लोएस्ट पॉइंट में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम करता हूं, क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा। एक तो हुआ टेंशन जो कि T2 है, दूसरा हुआ उसका वेट जो कि mg है, और क्या है, और दिखाना क्या है हमें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बता सकते हैं किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड, इट विल बी डाउनवर्ड। कितना, हाँ ये आर रेडियस की सर्किल में दिया है, लेकिन आर तो दिया नहीं है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लो वो कट जाएगा। कितना होगा, mu²/r। तो T2 क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। क्या बात समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में हमने एक्सटर्नल फोर्स के साथ साथ ये सूडो फोर्स को, इनर्शिया फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को दिखा चुके हैं। वी कैन अप्लाई ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर ऑल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो कहेंगे T2 इज नथिंग बट mg प्लस mu²/r। ठीक है, अब डालो वैल्यू इसका, mg प्लस mu²/r। u² कितना है, u² इज 5g है, so it is mg प्लस m/r। u² के जगह लिखेंगे, क्योंकि u का वैल्यू है √5g, u² हो गया 5g है, तो r को खा गया। क्या मिला, 5mg प्लस mg, क्या मिला 6mg। देखो कुछ भी डाटा की जरूरत नहीं है, पेंडुलम का मास m है और मिनिमम वेलोसिटी दिया गया कि वर्टिकल सर्किट में घूमेगा, तो आप कहोगे टेंशन लोएस्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, 6mg। मिनिमम वेलोसिटी दिए, तो ज्यादा वेलोसिटी देंगे तो टेंशन कुछ दूसरा होगा, u की जगह √5g की जगह कुछ दूसरा वैल्यू होगा, अकॉर्डिंगली टेंशन विल बी डिफरेंट। तो लोएस्ट और हाईएस्ट पोजीशन में से कौन सा पोजीशन में टेंशन सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा लोएस्ट पोजीशन में हो रहा है। कितना हो रहा है, 6mg। क्या बात समझ में आया, यस, ये आपको समझ में आया। फॉर मिनिमम यू हमें समझ में आया कि टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट हो जाता है E0। थोड़ा जगह बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यस, एंड टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट को अगर मैं T2 मानता हूं तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमें क्लियरली दिख रहा है, फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम हमें क्लियरली दिख रहा है कि T2 इज 6mg, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज 6mg। समझ में आया, यस। और मैं आपको बता दूं, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन एंट्रेंस वगैरह में पूछते हैं, तो ये सही समय है बताने का, तो मैं बता देता हूँ। सपोज कोई थ्रेड को, किसी एक पेंडुलम को मैंने किसी एक सर्किल में
घुमाने के लिए लोएस्ट पॉइंट में उसका जो होना चाहिए, क्या कहते हैं, वेलोसिटी, वो √5g होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी देंगे तब भी घूमेगा, उससे ज़्यादा कुछ भी देंगे तब भी ये घूमेगा। ठीक है, तो जब ये हम एक वेलोसिटी दिए इसको u जो कि ग्रेटर देन √5g है, तो पक्का घूमेगा अगर r रेडियस है, क्योंकि कम से कम r होने से घूमता है। तो ये क्लू याद रख लेना, इंपॉर्टेंट, प्रूफ करने से बहुत लंबा हो जाएगा, इट विल बी ट्रबलसम फॉर यू, डाटा याद रख लेना। और ये पेंडुलम कभी कभी ऐसे होते हुए जाएगा, तो कभी वो आके कुछ इस पोजीशन में भी आएगा। तो अगर यहाँ का टेंशन को हम T1 कहेंगे, यहाँ का टेंशन को T2 कहेंगे, यहाँ का टेंशन को T3 कहेंगे, तो ध्यान रखना U का वैल्यू कुछ भी हो, if U is greater than or equal to √5g/5g, तो आप देखोगे T1 सबसे बड़ा है, T2 उससे छोटा, T3 उससे छोटा। दूसरा T1 माइनस T2, यहाँ का टेंशन माइनस यहाँ का टेंशन होगा 3mg, T2 माइनस T3 will be also equal to 3mg। इसका मतलब हुआ T1 माइनस T3 इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो मिलेगा 6mg। U का वैल्यू कुछ भी हो, अगर √5g से ज्यादा हुआ, यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन में अंतर रहेगा 6mg का। ये MCQ लिखने के लिए कभी कभार काम में लग जाता है। हमारा केस में देखो तो क्या था, टेंशन हाईएस्ट पॉइंट में क्या था 0, लोएस्ट पॉइंट में 6mg, डिफरेंस कितना था 6mg, है कि नहीं। तो ये डाटा को याद रख लेना कि ये जो टेंशन है T1, T2, T3 दे आर ऑल इन AP एंड द कॉमन डिफरेंस इज 3mg। क्या मैं आपको मोशन इन वर्टिकल सर्किल समझा पाया? यस। अब इसमें और बाकी रह गया क्या बताओ, मोशन ऑफ साइक्लिस्ट इन ए कर्व्ड ट्रैक एंड बैंकिंग ऑफ ट्रैक। इसके साथ साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।